हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर उसे पहले देख लीजिए ताकि ये वाली जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डायमेंशन को किस तरीके से निकाला जाता है और ड्राइव यूनिट को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं डायमेंशन के, जो 3 हैं मुख्य रूप से। तो पहला है इसमें टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू एनोदर सिस्टम, यानी हम ये कह सकते हैं किसी वन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और डायमेंशन की हेल्प से करना है, तो आपको जो एप्लीकेशन याद रखना है वो पहला एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हो। आपसे अगर बात करी जाए कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये 3 होती हैं, जिसमें पहला है MKS, दूसरा है CGS और तीसरा है FPS। कितनी सिस्टम्स होती हैं? 3। अब MKS, CGS और FPS में ये होता क्या है, यहाँ पर ये लेंथ की यूनिट होती हैं तीनों, और ये मास की होती हैं, और ये किसकी होती हैं? टाइम की। तो यहाँ पर देखिए लेंथ की कौन कौन सी होती है? मीटर, सेंटीमीटर और फुट। मीटर, सेंटीमीटर और फुट। अब देखिए मास की बात कर लें तो MKS में मास होता है केजी में, CGS में होता है ग्राम में, और FPS में होता है पाउंड में। टाइम की बात करें तो टाइम की जो यूनिट है वो तीनों सिस्टम में कैसी होती है? सेम होती है, जिसे हम सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन आएगा चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो प्रिंसिपल है इसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट आएगा आपका रिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसे ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उन फॉर्मूलों को हम यहां पर डायमेंशन की हेल्प से उन फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले एप्लीकेशन की। तो पहला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। वो किस पर डिपेंड करती हैं? उनमें 2 बातें आपको याद रखनी है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है इसकी यूनिट। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो इसमें ये जो 1 लिखा है इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें जो मीटर लिखा है इसको बोलते हैं हम यूनिट। तो ये पहला सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। दूसरे में बात करें तो 100 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? N2, और ये इसकी यूनिट है तो यहाँ पर लिख देंगे हम U2। तो आप ये कह सकते हो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो N1 U1 भी N2 U2 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मीनिंग और अगर शॉर्ट में लिखें तो NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो गया? यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या है कि जितना पहले था उतना बाद में हो जाएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा कि कहीं पर अगर नंबर छोटा है, देखिए यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे नंबर कितना है? 100, तो ये छोटा और ये बड़ा है। अगर कहीं पे नंबर बड़ा है, नंबर क्या है? बड़ा है, तो उसके साथ जो यूनिट आएगी वो कैसी हो जाएगी? छोटी, यानी स्मॉल होगी। देखिए सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर से छोटा होता है। सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर से छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे नंबर बड़ा और यूनिट छोटी। यहाँ पे देखिए नंबर छोटा और यूनिट बड़ी। तो जहां पर अगर बड़ी यूनिट आएगी वहां पे नंबर कैसा होगा? छोटा, और जहां पे अगर नंबर बड़ा होगा तो वहां यूनिट कैसी होगी? छोटी। तो NU क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसे हम N1 U1 के हिसाब से लिख सकते हैं। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ पे आपको सेकंड, जिसमें भी आपको ये कन्वर्ट करनी है यूनिट, यानी MKS को CGS में, या CGS को FPS में, या FPS को MKS में अगर कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। मुझे मान लीजिए यहाँ पर N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो U2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये आ जाएगा N1 U1 अपॉन U2। क्या आ जाएगा? N1 U1 अपॉन U2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हूँ U1 अपॉन U2। अब U1 U2 क्या है यहाँ पर? यहाँ पर U1 U2 है यूनिट। ये पहला सिस्टम का यूनिट है और ये दूसरा सिस्टम का यूनिट है। N1 का मतलब है पहले सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, और N2 का मतलब है दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। अब देखिए यूनिट जो है लेंथ की होगी, मास की होगी और टाइम की होगी। अब देखिए लेंथ की अगर बात कर लें तो यहाँ पर N1, अब मान लीजिए यूनिट हमारी पहली सिस्टम जो होगी उसे हम ऐसे लिख देंगे, मास की हो तो मास, लेंथ की हो तो लेंथ की, और टाइम की हो तो टाइम की। तो इसको 1 1 करके लिख देंगे अपॉन। दूसरे की बात करें तो दूसरे का मास, दूसरे की लेंथ और दूसरे का टाइम। और यहाँ पे क्या करेंगे हम? पावर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पावर्स। पावर्स क्या होती हैं? पावर्स होती हैं डायमेंशंस। पावर्स क्या होती हैं? डायमेंशंस। जैसे मान लीजिए आपको एरिया की डायमेंशन निकालनी है, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो इसकी लेंथ और ये भी लेंथ है, तो L की पावर कितनी आ गई? 2। ये जो पावर है इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो यहाँ पे ABC जो होगी वो डायमेंशन होंगी, और इसको हम बहुत अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं कि N2 इक्वल टू N1
m1 अपॉन m2 की पावर a, यानी m पे पावर a है और ये भी a है, तो m की पावर क्या हो जाएगी a। अब बात कर लें l की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 अपॉन L2 और पावर लिख दीजिए b, और यहाँ पर कर देंगे आप T1 और ये T1 और ये T2 पावर आ जाएगी c। तो ये जो फॉर्मूला बनता है किसी भी वन सिस्टम को आप सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो पहले सिस्टम का आपका जो नंबर है वो गिवन होगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। आपको क्या रखना है, न्यूमरेटर में सब 1 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 2 2 आएगा, और इसकी पावर क्या है ABC। ये पावर क्या होती है, डायमेंशन होती है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है उसकी डायमेंशन निकालिए, और जो डायमेंशन को कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालिए और इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो N1 से N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। न्यूमेरिकल है, इफ स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आप मैथमेटिकली करोगे तो बहुत आसान रहेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। यहाँ पर जैसे आपको g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 9.8 ऐसे ही रहेगा, मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, अपॉन का सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो कितना जीरो हो जाए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 98, और ये 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 980, यानी 980। तो ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये जो मेथड है बहुत ईजी है, आप मैथ के तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े, लेकिन आपको पेपर में पूछा जाए कि आपको डायमेंशन की हेल्प से करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पर क्वांटिटी दी है उसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी। तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है LT की पावर -2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम m नहीं है तो पावर ला देंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए A, B और C यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, किस करके, कंपेयर करके। तो ये m की जो पावर होगी वो A मानी जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1, और t की पावर हो जाएगी -2, यानी ये आ जाएगी आपकी c की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, c की। अब फॉर्मूला आप यूज कीजिए कन्वर्ट करने वाला, n2 इक्वल टू n1। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में सब पहला लिख देंगे m1 L1 और यहाँ T1, डिवाइड कर दो m2 L2 और यहाँ पर T2, और इनकी क्या लगानी है आपको, पावर्स लगानी है। तो पावर्स लाएंगे यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ पर C। तो देखिए N1 क्या है, N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में क्या है 9.8, तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.8 इंटू M1 की बात कर लें तो यहाँ M1 क्या है, देखिए M1 है यहाँ पे, M1 की पावर यहाँ पे 0 है। तो इससे अच्छा है कि M1 नहीं दिया है तो M1 M2 को ऐसे लिख दें, और यहाँ पे पावर को क्या कर देंगे 0। L1 L2 की बात करें तो L1 क्या है, किस में कन्वर्ट करना था हमें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर कि L1 M1 T1, L2 M2 T2। L1 किस में, पहले में दिया आपको मीटर में, किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर में। मास किस में दिया है, मास दिया है, नहीं दिया, तो मास को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। टाइम किस में दिया है, देखो सेकंड में, तो यहाँ सेकंड, और यहाँ पर टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो यहाँ पर भी सेकंड। अब ये आपको दिया नहीं है, इससे आप क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। N1 गिवन है तो N1 गिवन है 9.8 यहाँ लिख देंगे, और N2 गिवन नहीं है तो इसको यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो N2 की वैल्यू निकालेंगे, आप फॉर्मूला ये लगाओगे, ये सारी वैल्यू N1 की कितनी आ गई, देखिए N1 की कितनी है 9.8, M1 M2 की पावर A की पावर का मतलब हो गया यहाँ पर पावर कितनी है 0। L1 L2 की बात करेंगे तो L1 कितना था पहले, मीटर, यहाँ से देखिए L1 कितना है मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। L2 की बात कर लें तो किस में कन्वर्ट करना है हमें, सेंटीमीटर में, और पावर है यहाँ पर B, यानी B क्या है यहाँ पर 1, T क्या है सेकंड, टाइम सेकंड, और ये भी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सिस्टम में टाइम सेकंड में आता है, तो यहाँ पावर C का मतलब हो गया यहाँ पर आप लिख देंगे -2, यानी ये जो पावर होगी ये C हो जाएगी। 9.8 मल्टीप्लाई, ये पावर अगर किसी की 0 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 की पावर -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब देखिए यहाँ पर बचा 9.8, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही हो जाएगा, और इंटू कर देंगे आप 100।
अब 100 कर देंगे तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 980, और ये किस में आ गया कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हमने क्या किया, जी की वैल्यू को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट का मतलब होता है यहां पर MKS, कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम। किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब लिखोगे तो उसमें गिवन डाटा लिख लोगे। क्या करोगे, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा लिखते हैं हम, तो गिवन डाटा में जो जो गिवन है वो पहला सिस्टम का होगा। देखिए यहाँ पे नंबर गिवन है तो आप लिख देंगे N1 कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो नंबर आपको गिवन है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। किस में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बात कर लें L1 M1 और T1 की, और यहां पर भी लिख देंगे हम L2 M2 और क्या लिख देंगे यहां पे T2। अब देखिए यहां पर ये जो ऐसा यूनिट है, ये जो यूनिट दिए कौन सी दिए, SI, SI का मतलब होता है MKS, तो MKS का मतलब हो गया, M का मतलब होता है यहाँ पर मीटर, तो लेंथ किस में आ जाएगी, मीटर में, तो आप यहाँ लिख देंगे मीटर में। मास किस में आ जाएगा यहाँ पर, केजी में। सेकंड किस में आएगा, टाइम जो किस में आएगा, सेकंड में। L2 की बात कर लें, किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। C4 होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में। G का मतलब यहाँ पे ग्राम, तो ये मास किस में आ जाएगा, ग्राम में। और टाइम की बात करें तो किस में आएगा, सेकंड में। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीधा का सीधा यूज कर देना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, N2 = N1, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A, और यहाँ पर आप लिखेंगे L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर T1 अपॉन T2 की पावर C। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, N2 = N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बात कर ले यहाँ पे M1 की, M1 क्या है यहाँ पर, देखिए M1 क्या है, केजी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, केजी में। और M2 किस में आया, M2 है ग्राम में, तो यहाँ ग्राम में लिख दीजिए। ये पावर डायमेंशन है तो डायमेंशन के लिए अभी A लिख दीजिए। L1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लेंथ, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। और L2 का मतलब क्या है यहाँ पर, लेंथ, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में दूसरे सिस्टम में। इसकी पावर B लिख दीजिए। टाइम T1 किस में, देखिए T1 किस में, सेकंड में, और T2 किस में, सेकंड में, तो आप लिख दोगे यहाँ पर सेकंड अपॉन सेकंड, और पावर आ गई C। अब देखिए पावर क्या होती है, ABC, ये डायमेंशन होती है। डायमेंशन किसकी, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है, तो यहाँ पे क्या दिया, कांस्टेंट दिया, तो कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अलग से आप फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, जो कि आपने पढ़ा होगा, F = G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर को इधर लाएंगे तो F इंटू R² हो जाएगा, और G को आप इधर छोड़ दो, ये आ जाएगा M1 M2 को यहाँ से उठाकर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा F इंटू R² अपॉन, और यहाँ आ जाएगा M1 इंटू M2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल G के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो F है ये फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये रेडियस होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, तो R² है यहाँ पे, और मास है, इनकी हम डायमेंशन लगाते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT की पावर -2। R का मतलब लेंथ, तो लेंथ की क्या हो जाएगी, L की पावर 2। मास की क्या होती है, M, और दो मास है यहाँ पर, 2 बार M लिख दीजिए। एक M से एक M कैंसिल आउट हो जाएगा, ये M बचा, जब इसको यहाँ से ऊपर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। बात कर लें यहाँ पर L की, तो देखिए L यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 2, तो L की पावर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे देखिए बचा T, तो T की पावर कितनी आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर क्या डायमेंशन बनी, देखिए M से M कैंसिल आउट हुआ, ये M बचा, तो इसे कहाँ ले गए हम, ऊपर, तो ये हो गया माइनस का। ये L, और ये L की पावर 2, तो L की पावर कितनी हो गई, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और T की पावर -2, तो ये डायमेंशन किसकी आ गई, कैपिटल G की, यानी क्या ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, आप ग्रेविटेशनल फोर्स से निकाल सकते हैं। तो F = G M1 M2 अपॉन R², इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू R², M1 M2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, और ये आप फॉर्मूला की डायमेंशन लगाओगे F की, MLT की पावर -2, और R का लगाओगे तो L की पावर 2, और यहाँ पे मास की रख दोगे, तो कैलकुलेट करके आपकी जो डायमेंशन बनेगी G की, ये आ जाएगी। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर। तो हमें M की पावर क्या, A, तो M की पावर यहाँ पे क्या देखिए -1, तो ये आ जाएगा -1।
यहाँ पे बात कर लें बी की, बी किसकी पावर है, यहाँ पे देखिए बी किसकी पावर है, लेंथ की, तो यहाँ लेंथ की है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए सी किसकी पावर है, टाइम की, तो टाइम के लिए यानी सी क्या आ जाएगा, टाइम का यानी -2। इन सबको पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, N2 इजकल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब देखिए 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1000 ग्राम। पावर क्या है इसकी ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -1। पावर का ध्यान रखना, कैलकुलेशन गलत हो जाती है अगर पावर अच्छे से आप यूज नहीं करोगे। एम का मतलब मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और यहाँ पर भी आ जाएगा सेंटीमीटर। पावर कितनी आ जाएगी इसकी बी, यानी बी का मतलब 3, यहाँ पे पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और पावर है सी यानी यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो N2 ऐसे ही रहेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, इसकी पावर -1 है तो ये आ जाएगा 1000 की पावर -1 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, और इसकी पावर कितनी है 3। कितनी पावर है यहाँ पर 3। 1 की पावर कितनी भी हो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 की पावर कितनी है -1। जब इसको अपॉन में कर देंगे तो पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो 1 2 और ये 3, कितने जीरो नीचे 3, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 1 ये 3। अब कितने बचते हैं यहाँ पर देखो 2 और 1 3 जीरो बचे, इन 3 जीरो को यहाँ से कम करेंगे तो इसका जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 6.67 इंटू ये कितने -11, पावर कितनी यहाँ पे -11, और ये पावर कितनी हो जाएगी जीरो की 3, तो 3 कम हो जाएंगे, तो 11 से 3 कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 8। तो N2 की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है N2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8, और ये किस में आ गया आपका CGS में कन्वर्ट हो गया। अब CGS में कन्वर्ट हो गया तो देखिए यहाँ पे ये क्या है न्यूटन, तो न्यूटन होता है ऐसा ही, तो ये आ जाएगा आपका डायन। बात कर लें आप मीटर की, तो मीटर की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में, ये क्या है केजी का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर दो ग्राम का स्क्वायर। ये जो आंसर आएगा यही इसका कन्वर्जन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। बात ये आती है कि आपको जूल तो पता होगा पर अर्ग नहीं पता होगा। अर्ग आपके लिए बता दूं कि जूल किसकी यूनिट होती है बताइए पहले। जूल होती है एनर्जी या वर्क की, तो ये भी एनर्जी या वर्क की ही यूनिट है। अरे क्या है एनर्जी या वर्क की ही एक यूनिट है, बट ये जो यूनिट है ये CGS सिस्टम में है, और ये जो यूनिट है SI सिस्टम में है, और SI का मतलब आपको याद रखना है MKS। क्या रखना है आपको MKS। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने से पहले फिर से आप क्या करोगे, गिवन डाटा लिखोगे सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा लिखते हैं तो N1 का मतलब क्या है, पहले सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है यहाँ पर 1। L1 की बात कर लें, M1 की बात कर लें, और T1 की बात कर लें। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे N2 निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पे L2 निकालना है, यहाँ पे M2 निकालना है आपको, और फिर निकालना है आपको T2। इन सबको देखते हैं। ये कौन सा सिस्टम है आपका SI का मतलब MKS। कौन सा ये MKS, तो यहाँ पे लिख दीजिए MKS। और ये कौन सा आ जाएगा आपका CGS। अब देखिए M का मतलब होता है मीटर, तो लेंथ के लिए क्या आएगा मीटर। K का मतलब kg यानी मास हो जाएगा kg में, टाइम आ जाएगा सेकंड में। CGS में देखिए C4 होता है सेंटीमीटर, G4 क्या होता है ग्राम, तो मास के लिए, और टाइम का क्या होगा सेकंड। ये हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो फॉर्मूला क्या होता है N2 इज इक्वल टू N1, यहाँ पे आ जाएगा M1 M2 की पावर A, और फिर लिखेंगे यहाँ पर L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर आता है टाइम, तो टाइम 1 और टाइम 2 की पावर C। अब देखिए पावर क्या है, यूनिट्स हैं, यानी पावर क्या है सॉरी डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशन किसकी चाहिए, जो आपको गिवन है। तो क्या गिवन है यहाँ पर जूल, जूल का मतलब होता है वर्क या एनर्जी। तो वर्क या एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है ml की पावर 2 t की पावर -2 और m की पावर मान लीजिए 1। आपको अगर डायमेंशंस नहीं याद हैं तो आप एक बार फॉर्मूला याद कीजिए, और इससे पहले वाली वीडियो में डायमेंशंस को कैसे बनाते हैं कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी, m की पावर यहाँ पे 1 है और m की पावर a, तो कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा a की वैल्यू,
बात कर लें बी की, तो b इजक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पे L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है b, तो L की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो b किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। t की बात कर लें, t पे पावर कितनी है यहाँ पे -2 और t पे पावर कितनी है यहाँ पे c, तो c इजक्वल टू हो गया यहाँ पे -2। अब इनको पुट कीजिए तो n2 इज इक्वल टू n1, यानी n1 कितना है यहाँ पे देखिए n1 है 1, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1, तो n2 इज इक्वल टू 1, ये m1 की वैल्यू देखिए m क्या है यहाँ पे, तो m1 का क्या है kg, तो मास किस में आ जाएगा यहाँ पर kg में, और m2 किस में है देखिए ग्राम में, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्राम, और यहाँ पे पावर लगा देंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, L1 का मतलब है यहाँ पर लेंथ किस में मीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, और L2 किस में यहाँ पर L2 देखिए L2 है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, पावर क्या है इसकी b, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए टाइम की बात करें तो T1 T2 ये किस में आएगा सेकंड में, तो यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड, पावर कितनी है इसकी c, और c का मतलब यहाँ पर क्या है -2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम लिखिए, पावर कितनी है 1, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, बस पावर लगाना ना भूलें, तो पावर कितनी है इसकी 2। टाइम की बात करें, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो 1 की पावर -2। अब इससे देखिए g से g कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, अब यहाँ पे कितने जीरोज हैं 3, तो 1 2 3, और यहाँ कितने जीरोज हैं 2, कितनी पावर इसकी 2, तो 2 टाइम्स लिख दीजिए इसे, 100 को कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स, और 1 की पावर कितनी वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है 3 और 2 5 और 2 7, तो 10 की पावर कितना आ गया 7। अब देखिए n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 इजकल टू 10 की पावर 7, और ये किस में कन्वर्ट हो गया अर्ग में, किस में कन्वर्ट हो गया ये अर्ग में, तो n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7 अर्ग। तो इसका मतलब ये हुआ ये CGS यूनिट है, कौन सी है CGS। और अगर हम उसमें बात करते हैं SI में, तो SI में कितना होता है 1 जूल, तो आप ये लिख सकते हो कि 1 जूल इजकल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल। और SI कैसी यूनिट होती है, सॉरी SI ये जूल जो कौन सी यूनिट है SI है, और कौन सी है CGS। तो ये होगी आपकी SI का मतलब हो गया यहाँ पर MKS, और ये कौन सी हो गई CGS। अब ये यूनिट होती किसकी है, तो ये यूनिट होती है वर्क की या फिर एनर्जी की, तो आपको याद रखना है वर्क की, किसकी वर्क। नेक्स्ट देखिए बात कर लें कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, इससे आप खुद से करें, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है, कितने होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। अब डाइन क्या है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये CGS यूनिट है, कैसी है CGS यूनिट, और ये कौन सी है SI यूनिट है, यानी इसे हम MKS यूनिट कहेंगे। तो ये किसकी होती है, ये फोर्स की होती है, किसकी होती है फोर्स की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन निकालिए, वहां से ABC फाइंड कीजिए और फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए N2 इजकल टू N1 या M1 अपॉन M2 की पावर A, और यहाँ लिखेंगे आप L1 अपॉन L2 की पावर B, और यहाँ टाइम के लिए T1 अपॉन T2 की पावर C। और ABC क्या है, डायमेंशन है, किसकी आएंगी डायमेंशन, फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन लगाइए, M1 का मतलब क्या है यहाँ पर मास, L1 का मतलब क्या है यहाँ पर लेंथ, और T1 का मतलब क्या है यहाँ पर टाइम। तो मास लेंथ और टाइम ये आप देखिए MKS में क्या आएगा, CGS में क्या आएगा, और आप इसे कैलकुलेट करिए घर से और खुद से करके देखेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। तो सेकेंड एप्लीकेशन जो है इसे हम होमोजेनिटी रूल कहते हैं या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि कोई भी अगर इक्वेशन दी है या कोई भी फॉर्मूला दिया है, अगर उसकी LHS साइड या RHS साइड, और अगर इक्वेशन है तो उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी टर्म है, अगर वो उनकी डायमेंशन सेम है, कैसी है डायमेंशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन सेम है, तो उन्हें हम ऐड कर सकते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं होंगी तो ना तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना कि किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में भी एडेड, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन एनोदर ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। अगर डायमेंशन सेम है तो जैसे मान लीजिए मैंने x में y को ऐड किया, किसको किया, x में y को। अब मैथमेटिकली आप x और y को ऐड करके नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप फिजिक्स में इस तरीके डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो x और y को ऐड करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि डायमेंशन ऑफ x की जो डायमेंशन होगी वो y की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। आप इसमें a ऐड कर दीजिए, b ऐड कर दीजिए, जिसको भी आप ऐड करोगे या जिसको भी आप माइनस करोगे वो सब क्या करना है, आपको इक्वल रखना है और उनकी डायमेंशन लगानी है। तो जो भी ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए a की बात कर लें
तो ए की जो भी डायमेंशन आए, बी की बात कर लें जो भी बी की डायमेंशन आए, जेड की बात कर लें जो भी जेड की डायमेंशन आए, ये सब क्या हो रही है, देखो ये हमने ऐड किए हैं, यहाँ पे माइनस किया है तो माइनस करो, यहाँ प्लस करो, अगर उनकी डायमेंशन सेम है तब कर पाएंगे। इसे कहते हैं हम होमोजेनिटी लॉ ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट बात कर लें इसके बारे में कि इससे हम पता करते हैं कोई भी जो इक्वेशन गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, वो सही है या नहीं है, कि चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी। अब देखिए क्वेश्चन है, सो डेट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, क्या ये एल, गिवन बाई टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ये देखिए टी इजकल टू क्या है, टी इजकल टू आपको गिवन है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, ये आपको गिवन है। और आपको ये बताना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब इसकी एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, यहाँ अगर इक्वेशन हो तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी टर्म दिए हों सभी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन सेम है तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है, और डायमेंशन सेम नहीं है तो आप इनकरेक्ट कह देंगे। तो अब इसे देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस यानी टाइम की डायमेंशन करते हैं, तो पुट दी डायमेंशंस, क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें डायमेंशन को पुट करेंगे, पुट दी डायमेंशंस। अब डायमेंशंस पुट करते हैं तो T4 होता है, यहाँ पर क्या होता है देखिए टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या आ जाएगी T। अब यहाँ पे दिया ये 2 पाई, 2 पाई एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती है, तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती है तो ये हो गया आपका डायमेंशन लेस। तो 2 पाई को लिख देंगे हम कांस्टेंट, लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट है यहाँ पर ये डायमेंशन लेस, कैसा है ये? डायमेंशन लेस, तो यहाँ लिख देंगे आप डायमेंशन लेस। नेक्स्ट बात कर ले इसमें अंडर रूट में एल अपॉन जी। एल का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एल। और स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2। अब देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट लगाइए, 1 अपॉन टी की पावर क्या आ जाएगा? -2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये जो माइनस था ये कैसा हो गया? प्लस। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। तो ये किसकी आ गई? ये 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी की डायमेंशन आ गई। और एलएचएस में देखिए टी, तो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस इजकल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला है ये कैसा हो जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? करेक्ट। तो किसी भी फॉर्मूले की अगर हमें चेक करना है वो सही है या गलत है तो डायमेंशन की हेल्प से हम उसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये किया है। बस आपको क्या रखना है? डायमेंशन को याद रखना है। और अगर आपको डायमेंशन नहीं याद है तो आप पहले वाली वीडियो में जाकर डायमेंशन कैसे निकालते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये क्या होती है? इक्वेशन होती है मोशन की, v इजकल टू यू प्लस ए टी और s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर इनका मीनिंग क्या होता है? ये देखिए u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन, t का मतलब टाइम और s का मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हम इसमें से कोई एक को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बाकी की आप खुद से करने का ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं दूसरा करके दिखा रहा हूँ, तो s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आया यानी हाफ, तो हाफ ये क्या है? कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो आपको याद रखना नो डायमेंशन, क्या नहीं होगी? इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो s क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन होती है l। तो यहाँ पर लिख देंगे डायमेंशन l, यहाँ पर लिख देंगे आप पुट दी डायमेंशंस। u का मतलब होता है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की होती है कोई भी वेलोसिटी हो, यहाँ पे इनिशियल हो या फाइनल, इसकी जो डायमेंशन होगी एल टी की पावर -1। तो यहाँ पे लिखिए आप, देखिए एल टी की पावर -1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या आ जाएगी? टी। प्लस लाएंगे, इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ए का बात कर ले, ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे लिख देंगे एल टी की पावर -2, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, देखिए टी स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? टी स्क्वायर। तो टी की क्या होती है? टी टाइम, टी का मतलब यहाँ पर क्या? टाइम, तो टाइम की क्या होगी? टी, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एल, यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर 1 और -1 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एल। यहाँ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखो टी की पावर -2 और टी की पावर +2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एल। और देखिए यहाँ पर ये एलएचएस, तो हम कहते हैं एलएचएस और आरएचएस में जितनी भी टर्म है सबकी डायमेंशन कैसी है? सेम। तो कहते हैं ईच टर्म हैव ए सेम डायमेंशन, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं रिड्यूसिंग रिलेशन
अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो हम डायमेंशन की हेल्प से उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। बस उसमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, क्या है एक एफ, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल में डिपेंड अपॉन मास। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक फोर्स है एफ जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल में डिपेंड्स। ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी ये फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन मास। तो मास पे डिपेंड कर रहा है, यहां लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है यहां लिखिए, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस पर। तो यहां पे इसको आर को लिख लीजिए। और आपको क्या करना है, ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी क्वांटिटी, यानी यहाँ पर क्या एफ किस किस पर डिपेंड कर रही है, एम बी आर पर कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे और जिस पर डिपेंड करती है उसकी पावर लिख देते हैं हम ए बी सी। अब यहाँ पे पावर का मीनिंग क्या है, पावर का मतलब है यहाँ पर इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल जो साइन है इसको हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं। इस कांस्टेंट का नाम है यहाँ पर के, और के की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट ने दी है हम उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आप नहीं याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो एफ इजकल टू, इसको हटाएंगे इक्वल लाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लाते हैं वो लगती है के, और यहाँ एम की पावर क्या है ए, और वी की पावर क्या है यहाँ पर वी, v की पावर क्या है यहाँ पे v, और r की पावर क्या है यहाँ पर c। तो अब देखिए सबकी डायमेंशन लगाइए, क्या करेंगे यहाँ पे डायमेंशन। तो यहाँ लिखेंगे पुट द डायमेंशंस, आप इनकी डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन लिखते हैं तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2। क्या होती है, एम एल टी की पावर -2। k की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि k क्या एक कांस्टेंट है। m की बात कर लें तो m का मतलब मास, तो मास की डायमेंशन जो होती है m होगी, और इसकी पावर a है तो यहाँ पे पावर क्या लिख देंगे a। यहाँ पे देखिए v4 क्या यहाँ पे दिया है, वेलोसिटी। क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है एल टी की पावर -1, और यहाँ पे पावर आ जाएगी b। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है r, r का मतलब रेडियस, रेडियस एक लेंथ होती है, लेंथ की क्या हो गई l, और यहाँ पे पावर क्या है c। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे m है तो m की पावर क्या आ जाएगी a, यहाँ पर देखिए l की पावर क्या है b, l की पावर यहाँ 1 है, और ये बाहर क्या है इसका पावर b। तो जब 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए l की पावर 1 और इसकी भी पावर क्या b, तो 1 और b का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा b, तो l की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी b। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी l है और उसकी पावर क्या है c। तो देखिए जब भी बेस सेम हो, बेस कैसे हो सेम, और पावर तो क्या हो जाती है उनकी ऐड हो जाती हैं। जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ l की पावर b और यहाँ l की पावर c, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जो पावर आएगी b + c हो जाएगी। अब टाइम की बात करें तो t की पावर कितनी है -1, और इसकी पावर क्या है b, तो -b आ जाएगा, और ये हमने लिख लिया इसे एम एल टी के फॉर्म में। और यहाँ पर भी आपको गिवन क्या है एम एल टी की पावर -2। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, l की पावर कितनी है 1, और t की पावर -2। अब इन्हें कंपेयर करेंगे, ये जो पावर्स हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स को कंपेयर करने पर ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, देखिए m की पावर कितनी है 1 और m की पावर कितनी है यहाँ पे a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे l की पावर क्या है यहाँ पे b + c, और यहाँ l की पावर क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे b + c, b + c कितना है 1। नेक्स्ट बात करते हैं t की पावर क्या है यहाँ पे -b, और t की पावर क्या है यहाँ पे -2, तो b की जो वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई -2। तो देखिए m की पावर 1, m की पावर a, तो a का 1 से देखेंगे तो a की वैल्यू 1। b की बात करते हैं तो -b यानी t की पावर, और यहाँ t की पावर क्या -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा b की पावर कितनी आ जाएगी 2, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। b + c l की पावर है, और l की पावर कितनी यहाँ पे 1, तो b + c कितना हो जाएगा 1। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 2, और ये c = 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा -1, c की ये वैल्यू आ जाएगी। और जैसी ये वैल्यू आए आपको इसमें रखना है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f = k, यहाँ पर देखिए m की पावर क्या है यहाँ पे a, तो a का मतलब हो गया यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। नेक्स्ट देखिए b की पावर क्या है यहाँ पे
बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आर की पावर सी, तो आर की पावर सी, सी की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर -1। अब इसको सॉल्व कर लो तो के ऐसे ही रहेगा एम बी की पावर 2, और आर की पावर जब नीचे आएगी तो कैसे हो जाएगी प्लस की, तो फॉर्मूला आ गया एफ इजिकल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला है ये किसका, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का है, किसका, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। और यहाँ पे जो के की वैल्यू आती है, जो साइंटिस्ट ने के की वैल्यू दी है यहाँ पे 1 दी है, तो के की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा तो एफ इजिकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जिसे आप डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स में इसका बहुत ही यूज होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। आपको एक सिंपल पेंडुलम देखना है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आप एक धागा लीजिए, उसमें क्या है एक पत्थर का टुकड़ा बांध लीजिए, तो वो आपके पेंडुलम का वर्क करेगा। या घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसी का नाम यहाँ पर क्या है, सिंपल पेंडुलम। हैविंग ए बॉब, यानी आपने जो पत्थर बांधा धागे में उसको हम बॉब कहते हैं। तो अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, डेट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज डेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ द बॉब, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी देखिए किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर, मास पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी पर। नेक्स्ट कह रहा है ये ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। यानी इसके टाइम पीरियड की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, यानी इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो देखिए टी क्या यहाँ पर टाइम पीरियड है। मैंने आपको बताया कोई भी क्वांटिटी किसी पर जब डिपेंड करती है तो जो डिपेंड करती है उसे एलसीएस में लिखिए, किस किस पर डिपेंड करती है आरसीएस में लिखिए, और इनके बीच में एक प्रोपोर्शनल साइन लगा दीजिए। क्या करेंगे, एक साइन लगा देंगे। जैसे इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या इक्वल लगाना है और एक कांस्टेंट लेना है के। अब यहाँ पे लिख देंगे एल एम जी, और इनका क्या लिखना है आपको, पावर्स लिखनी है। पावर्स का मतलब यहाँ पर डायमेंशन से है, तो ए बी और ये सी। इसे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कह देंगे इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करेंगे आप इनमें पुट करेंगे, पुट द डायमेंशन बोथ साइड्स। तो आपको क्या करना है, डायमेंशन को पुट करना है। हम डायमेंशन पुट करते हैं तो टी का मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है टी। यहाँ पे जो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन आएगी टी आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड यानी पीरियड की कोई डायमेंशन नहीं होती, पर टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। नेक्स्ट देखिए ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एल का मतलब यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ की क्या आ जाएगी एल, और यहाँ पावर क्या है ए। एम दिया है, एम का मतलब क्या दिया है यहाँ पे मास, तो मास की क्या होती है एम, और पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर बी। मास की क्या हो जाएगी एम और पावर हो जाएगी बी। ये जी दिया है, जी का मतलब है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की होती है एल टी की पावर -2। क्या होती है, एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी की पावर -2, और पावर क्या है इसकी, देखिए पावर की बात कर ले तो सी, कितनी पावर है सी। अब यहाँ पे टी दिया है तो यहाँ पे एम नहीं गिवन है तो 0 लिख दो एम की पावर, एल नहीं गिवन है तो 0 लिख दो, टी गिवन है तो पावर 1 लिख दो, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इससे कैलकुलेट करते हैं। m की पावर क्या है यहाँ पर b, तो पहले m की पावर b लिखिए, क्योंकि इधर m लिखा है हमने तो इधर भी आप पहले m लिखेंगे। बात करते हैं l की, तो यहाँ पे l है, l की पावर क्या है यहाँ पे a, और l की पावर यहाँ से क्या आ जाएगी c, तो a प्लस c, यानी ये बेस सेम हो जाएंगे, इसकी पावर c और इसकी पावर a, तो a प्लस c ऐड हो जाएगा। t की बात कर लें तो t क्या है, इस पर t है नहीं है, इसके पास भी नहीं है t, तो t की पावर -2 और इसकी पावर क्या है c, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का पावर में, तो -2c हो जाएगा। और ये डायमेंशन हमने लिख ली ml के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या करेंगे हम कंपेयर, क्या कंपेयर करेंगे, पावर्स। तो ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स को कंपेयर करने पर देखिए m की पावर यहाँ क्या b और m की पावर क्या है यहाँ पर 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी m का m से करो, l का l से और t का t से। तो m की पावर b, m की पावर 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0। l की बात कर लें तो a प्लस c है, l की क्या है a प्लस c, और यहाँ पे l की क्या 0, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस c इजिकल टू 0। नेक्स्ट बात कर लें टी वाले की, किसकी, टी वाले की, तो टी की पावर -2c, कितनी है ये, टी की पावर -2c, और यहाँ टी की पावर कितनी है 1, तो -2c किसके इक्वल हो जाएगा, -2c इजिकल टू आ जाएगा 1 के। यहाँ पर -2c है और यहाँ पे पावर कितनी है 1, वो भी प्लस की। c की जो वैल्यू आएगी यहाँ से जब 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/2, वो भी किस में आएगी, माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/2। b की वैल्यू कितनी है 0। अब a की बात करते हैं तो इस c की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ a ऐसे ही रहेगा प्लस, यहाँ पे क्या कर देंगे -1/2, और ये आ जाएगा आपका 0। तो अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे
तो पहले आप लिखेंगे माइनस के 1/2 इजिकल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 1/2, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगी 1/2। तो a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और किसकी मिल गई b की। जब ये a b c मिल गई तो इन्हें कहाँ पर पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे तब जाके इसका फॉर्मूला हमें ड्राइव हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू k है तो k ऐसे ही लिखिए। नेक्स्ट देखिए l की पावर a, तो l और a का मतलब क्या है यहाँ पर, a की पावर देखिए क्या है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। m की पावर कितनी है b, तो m की पावर b, यानी b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 0। और देखिए g की पावर कितनी है यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करें तो देखिए k एज इट इज रहेगा l की पावर 1/2, तो l की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। m की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और g की पावर कितनी है -1/2, तो हम इसे अपॉन में ले आएंगे तो g की पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, यानी 1/2। अब देखिए कांस्टेंट को ऐसे लिखिए, l की पावर 1/2, यानी ये क्या होता है रूट बन जाएगा। तो l को हम किस में लिख सकते हैं, रूट में। 1/2 पावर का मतलब यहाँ पर रूट से है, और g की पावर 1/2, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका रूट में। तो अब दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो k रूट में l/g। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया, टाइम पीरियड t इजकल टू k और रूट में l/g। अब बात ये आती है k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कहाँ से आए, तो इसकी भी साइंटिस्ट ने पहले से ही गिवन है, साइंटिस्ट ने पहले से ही दी है। तो k इजकल टू यहाँ पे क्या पुट करना है, k इजकल टू करना है आपको 2π। ये कहाँ से आती है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है पहले से ही। तो यहाँ t की जगह t के इक्वल करके लिखेंगे, k की जगह लिख देंगे हम 2π, तो 2π अंडर रूट में l/g। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा है सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का है, किसका ये टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t इजकल टू 2π अंडर रूट में l/g। अब आप एक बात सोचिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम उसका फॉर्मूला डायमेंशन की हेल्प से बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पर वो डिपेंड करे तो क्या उसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है, ये डायमेंशंस का एक डिफेक्ट है। क्या है, एक डायमेंशंस का डिफेक्ट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई आपको फॉर्मूला गिवन है और किसी फॉर्मूला जो आपको गिवन है उसमें कोई कांस्टेंट दिया है और कांस्टेंट की अगर आपको डायमेंशंस नहीं पता है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। साइन थीटा कॉस थीटा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल होते हैं, अगर मान लीजिए लॉग दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है, a की पावर x, e की पावर x, तो इनकी भी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन डिफाइन या ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके कुछ डिफेक्ट्स या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें से पहला देखिए, द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कोई भी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम इन्वॉल्व ए फॉर्मूला कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड, यानी डायमेंशंस की फॉर्म जो हमने पढ़े हैं, एनालिसिस पढ़ा है डायमेंशंस का, उसकी हेल्प से हम किसी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी होते हैं, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल e की पावर x, a की पावर x, और जो भी लॉग होता है, लॉगरिथम जो होता है, हम इनकी डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी जो बताया था कि 3 से ज़्यादा पर अगर डिपेंड करे तो उसका हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। देखिए हमने जो 2 क्वेश्चन किए इसमें जो टाइम पीरियड था ये एल, एम और टी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला टी इजकल टू 2π अंडर रूट में l/g आ गया। इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया था, इसमें देखिए एफ जो है मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आया एफ इजकल टू mv²/r, बहुत आसानी से हमने इसे ड्राइव कर लिया। अगर मान लीजिए 4 पर करता तो क्या कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या है, एक डिफेक्ट है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। तो दिस मेथड डज नॉट वर्क व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 वेरिएबल्स because we only have 3 equations by equalizing the power of MLT, क्योंकि हमारे पास जो पावर होती है वो MLT की होती है और MLT मिलाकर होती है 3। अगर मान लीजिए कोई चौथी आ जाए तो हम उसे आसानी से ड्राइव नहीं कर सकते। एक बात ये भी होती है कि अगर इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन, ये उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि अगर आपको मान लीजिए डायमेंशन पता है तो उससे आप किसी भी डायमेंशन की हेल्प से किसी भी क्वांटिटी को ये पता कर सकते हैं कि वेक्टर है या नहीं है, तो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसका एक डिफेक्ट है, यानी एक इसकी लिमिट है। किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में कहा मेरे पास लेंथ है,
अब मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि जो लेंथ है ये वेक्टर होगी या स्केलर होगी, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें लेंथ से यानी डायमेंशन से ये नहीं पता कि वो वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर और स्केलर को पता करने के लिए क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बात कर ली आज इसमें क्या डिफेक्ट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और हमने देखे इसके कुछ यूजेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।